हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज की क्लास में हम देखेंगे छोटे छोटे टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं मैग्नेटिक सर्किट में। जैसे रिलक्टेंस हो गया, रिलक्टिविटी हो गया, परमिएबिलिटी हो गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आते हैं जिनके यूनिट और जिनके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, क्या करते हैं? रिलक्टेंस। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हो, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे रिलक्टेंस होता है जिसका नाम होता है प्रति अष्टंभ, प्रतिष्ठंभ। ठीक है, प्रतिष्ठंभ ऐसे बोल सकते हो आप। बाकी अंग्रेजी वर्ड ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो रिलक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस क्या करता था? करंट के फ्लो होने का विरोध करता था किसी सर्किट में। ठीक है, तो वहां पे एक फॉर्मूला होता था ईएमएफ का, जिसे वोल्टेज भी कह सकते हो आप। ईएमएफ बराबर आई इंटू आर। ठीक है, यही था ना, वी बराबर आई आर। तो आर क्या था? रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ पे जो एमएमएफ होता है ना, जो एमएमएफ, वहां पे ईएमएफ होता था, यहाँ पे क्या? मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ, मैग्नेटिक मैग्नेटोमोटिव फोर्स मीन्स क्या बोल सकते हो आप? चुंबकीय वाहक बल, ऐसे ही बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एमएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई तो होता नहीं, यहाँ पे क्या होता है? फ्लक्स होता है, इनटू यहाँ पे आप क्या कह लो? रिलक्टेंस कह लो। ठीक है, रिलक्टेंस, इसको मैं आर ई या आर ई एल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ बराबर एमएमएफ के फॉर्मूला भी पिछली क्लास में मैंने बताया था, क्या होता है? एन इंटू आई होता है, बराबर फाइव इंटू रिलक्टेंस। अगर आपको रिलक्टेंस निकालना है तो ये नीचे चला जाता, क्या मिल जाएगा? रिलक्टेंस बराबर एन आई डिवाइडेड बाई फाइव मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? एन आई डिवाइडेड बाई फाइव मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अगर एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, दो फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला समझ लो, इसके हिसाब से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, हिंदी में लिखना है तब भी यही चीज लिखोगे आप, एम्पियर टर्न पर वेबर। ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी रिलक्टेंस के बारे में। मींस ये क्या करता है, जैसे वहां पे करंट का फ्लो होने का अपोज करता था रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, वैसे यहाँ पे फ्लक्स के फ्लो होने का विरोध करता है। मींस फ्लक्स को ट्रेवल करने में अपोज करता है, रास्ता रोकता है फ्लक्स का, कि फ्लक्स ना जाए। ठीक है, तो फ्लक्स के, लिख सकते हो आप ऐसे, क्या लिख सकते हो? फ्लक्स के फ्लो होने का विरोध करता है। ठीक है, क्या नाम है? प्रति अष्टम। ठीक है, हिंदी नहीं, अंग्रेजी वर्ड आपको ज्यादा ध्यान देना है, रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस एक दूसरे से मिलते हुए, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आपको पता है, अपोज करता है। ठीक है, विरोध करता है कि धारा ना बहे। वैसे ही यहाँ पे फ्लक्स ना बहे, उसका विरोध करता है ये मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, तो मात्रा किसके बारे में हो गया। एक चीज और जो अलग सा एक फॉर्मूला है, जैसे वहां पे क्या था? एक फॉर्मूला था आर बराबर रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो क्या था? रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मीन्स क्या हो जाता था? लंबाई किसी तार की, उस तार का क्षेत्रफल। ठीक है, और रो क्या था आपका? प्रतिरोधकता था उस तार की। ठीक है, उस मटेरियल की। वैसे ही यहाँ पे, जैसे वहां पे आर बराबर रोयल अपान ए लिखा है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में बच्चा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? रिलक्टेंस बराबर, क्या लिख सकते हो आप? एल डिवाइडेड बाई म्यू ए। क्या लिखोगे? एल डिवाइडेड बाई म्यू ए। एल क्या है? एल क्या है? लंबाई है। ठीक है, किसकी लंबाई है? मैग्नेट की, आप समझ लो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? ये म्यू। परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी। ठीक है, ए क्या है? क्षेत्रफल।
बस आपको इतना ध्यान रखना, ठीक। तो रिलक्टेंस बराबर L अपान म्यू ए, ये हो गया ये फॉर्मूला दूसरा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मात्रक अभी आपके सामने अगर पूछा जाए कि इसका दूसरा मात्रक ऐसे कोई ऑप्शन में दे रखे, तो इसका मात्रक होता है प्रति हेनरी। क्या हो जाता है? प्रति हेनरी। तो दो चीजें याद रखनी, एक तो ये वाला मात्रक, दूसरा एम्पियर टर्न पर वेबर याद रखना। दो मात्रक ध्यान में रखना है। फॉर्मूला भी दो याद रखना है कि एमएमएफ बराबर रिलक्टेंस इंटू फ्लक्स था, रिलक्टेंस निकाला तो एमएमएफ डिवाइडेड बाई 5 फ्लक्स, और यहाँ पे L अपान म्यू ए, ठीक है। परमिएबिलिटी होता है, और ये परमिएबिलिटी जो होती है हवा के लिए, हवा या फिर वैक्यूम, ठीक है, हवा या फिर वैक्यूम के लिए ये म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? हमेशा 1 होती है। ये भी ध्यान में रखना है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। किसका? म्यू का। हाँ, ये क्या है? मटेरियल पे डिपेंड होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है म्यू की वैल्यू, ठीक है। लगे साफ होता है, गीला का ध्यान देखा कितना गंदा होता है, फिर भी साफ है। मुँह लगी बहुत साफ है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, ठीक है। चुंबकशीलता को अंग्रेजी में बोलते हैं परमिएबिलिटी, जो अभी म्यू हमने दिखाया था ना आपको लिख के, वही चीज है परमिएबिलिटी। इसको हिंदी में चुंबकशीलता कहते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। इसका क्या नाम है? म्यू, ठीक है, आधा मा यू, ठीक है, म्यू, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होती है, ये पहले ही बता चुका हूँ। और ये वैक्यूम या फिर एयर के लिए, हवा के लिए कितनी होती है? म्यू की वैल्यू 1 होती है। इतनी बात आपको ध्यान में पहले से ही रखनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? चुंबकन फ्लक्स घनत्व, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और H क्या है? चुंबकन बल, चुंबकन बल, ठीक है। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स है ये, ठीक है। और ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है अंग्रेजी में, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? म्यू अगर यहां से निकालना है तो जरा देख के बताओ। बी बराबर म्यू एच था, तो बी बाई एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी बराबर म्यू यहां से निकालोगे तो एच डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो सेम होता है, तो कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए ये इसका कोई मात्रक निकलेगा ही नहीं, मीन्स मात्रक ही, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, यूनिटलेस, ठीक। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, आपको इतना ध्यान में रखना। एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, लोहे की चुंबकशीलता स्टील की चुंबकशीलता से अधिक होता है, ठीक है, स्टील की चुंबकशीलता से अधिक होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मीन्स स्टील और लोहे के कंपैरिजन में लोहे की चुंबकशीलता ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं हम क्या? परमिएंस, ठीक है, प्रवेश्यता। अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्रवेश्यता। परमिएंस। तो एक चीज बताओ आप, रिलक्टेंस अभी अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, रिलक्टेंस अभी अभी पढ़ाया। रिलक्टेंस में क्या बताया हमने कि ये क्या करता है? फ्लक्स का विरोध करता है। लेकिन परमिएंस, प्रवेश्यता, क्या करता है? फ्लक्स के प्रवेश होने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। मीन्स बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रवेश्यता क्या है? ये हेल्प करता है, हेल्प टू फ्लो फ्लक्स, मीन्स फ्लक्स के बहने में मदद करता है, ठीक है,
फ्लक्स के बहने में मदद करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं ध्यान में रखना, सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है कि जो परमियंस होगा, जो प्रवेश्यता होगी वो रिलक्टेंस, ठीक है, प्रति अष्टम्भता का उल्टा होता है, 1 प्रतिष्ठम्भता। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला बनाना है इसका, तो वहां पे जो रिलक्टेंस था उसका फॉर्मूला हमने बताया था क्या, एमएमएफ अपान फ्लक्स। तो अगर आपको यहां पता करना है, ठीक है, प्रवेश्यता, परमियंस निकालना है, ठीक है, प्रवेश्यता अगर आपको देखना है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, प्रवेश्यता क्या हो जाएगा, फ्लक्स मतलब वही, ठीक है, फ्लक्स डिवाइडेड बाई एमएमएफ, मतलब उल्टा कर दो आप, प्रवेश्यता का फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज, रिलक्टेंस का दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एल अपान म्यू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू ए अपान एल। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। उसका मात्रक क्या था, पर हेनरी, प्रति हेनरी। इसका मात्रक क्या था, मात्रक अगर इसका देखा जाए तो क्या था, प्रति हेनरी। इसका क्या मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी, प्रति हटा दो, ठीक है। उसका दूसरा मात्रक क्या था इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से दूसरा मात्रक इसका था एम्पियर टर्न पर वेबर। क्या था, एम्पियर टर्न पर वेबर। यहाँ पे इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर अपान एम्पियर टर्न, मतलब A to Z सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको ध्यान में क्या रखना है, प्रवेश्यता के लिए आपको ध्यान में रखना है कि प्रवेश्यता ठीक है, परमियंस का इज इक्वल टू 1 अपान रिलक्टेंस, ठीक है, मीन्स प्रवेश्यता बराबर 1 अपान प्रति अष्टम्भता। अगर आपको प्रति अष्टम्भता आता है तो सारी चीजें प्रति अष्टम्भता की उल्टी। प्रति अष्टम्भता में फ्लक्स बहने का विरोध करता था वो, और ये क्या करेगा, फिर फ्लक्स बहने में मदद करेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, बस इतना ही आपको समझना है इसमें, ठीक है। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं हम, क्या है, लीकेज फैक्टर। क्या नाम है उसका, लीकेज फैक्टर। लीकेज फैक्टर, ठीक है। लीकेज फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है, दो चीजें होती हैं। जो फ्लक्स होता है ना, जो आपका फ्लक्स होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो टोटल फ्लक्स समझ लो आप, दो प्रकार में आप ये बोल सकते हो, एक तो यूजुअल, दूसरा अनयूजुअल। तो एक मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब दो प्रकार में फिर तो यही आएगा ना आपका, यूजुअल लाभदायक और अनयूजुअल, ठीक है, या बेस्ट लिख सकते हो आप। तो इसी का यूज किया जाता है लीकेज फैक्टर में, ठीक है। लीकेज फैक्टर कैसे निकलता है, लीकेज फैक्टर बराबर कुल फ्लक्स अपान लाभदायक फ्लक्स, ठीक है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, यही इतना आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। कुल फ्लक्स मीन्स टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई बेनिफिशियल फ्लक्स, या फिर आप बोल सकते हो लाभदायक फ्लक्स, ठीक है। इतनी बात आपको इसका भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्स और फ्लक्स दोनों का मात्रक तो वही है, तो कट जाएगा तो कोई मात्रक बचेगा नहीं, तो इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ वो जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उनमें चेंज आता है, ठीक है। उनकी वजह से कुछ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हम लोग देखते हैं चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, और थर्ड वन क्या आ जाता है आपका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
ठीक है। फेरोमैग्नेटिक को हिंदी में लौह चुंबकीय बोलते हैं, लौह चुंबकीय। डाया को प्रतिचुंबकीय, और इसको अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, सबसे पहला देखो, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, दूसरा इसका एग्जाम्पल। तो जब ये ऐसे जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में, ऐसे समझ लो प्रतिकर्षित हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो चुंबकीय ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में भागते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा यहीं पे आप क्या लिखोगे, ऐसे पदार्थ, इस वाले में क्या लिखना है आपका, अनुचुंबकीय पदार्थ में सेम लाइन लिखनी है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत काट देना, दिशा में भागते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब उसकी दिशा में। और यहां पे भी क्या लिखना है, फेरोमैग्नेटिक में भी सेम चीज लिखनी है कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत ही स्ट्रांगली आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट के साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होता है पैरा वाले में, अनुचुंबकीय वाले में। ठीक है, जबकि लौह चुंबकीय वाले में बहुत जल्दी आ जाते हैं। देखो कैसे, क्या कहने का मतलब है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो, तीनों को एक साथ एक डायग्राम में समझाता हूं मैं, इतना आपको डेफिनेशन समझ के रखनी है। ठीक है, फिर आपको तीनों के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, वो बताऊंगा मैं अभी। ठीक, यहां पे मैं लिखूंगा क्या, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ठीक है, ये तीनों के बारे में। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो विपरीत दिशा में, ठीक है, मीन्स प्रतिकर्षण होता है, यहाँ पे आकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही स्ट्रांगली आकर्षण होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये थी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई सामान है, जब मैग्नेटिक फील्ड रखी थी, मान लो ये N है, ये S है, N से S की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहाँ पे मान लो ये प्रतिचुंबकीय कोई पदार्थ है, यहाँ पे रखा गया, जो मैग्नेटिक लाइंस थी इनसे दूर भागने की कोशिश करने लगी, ऐसे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, यही डायग्राम आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि ये जो लाइंस थी, मान लो पहले ऐसे जा रही थी, जब कोई पदार्थ यहाँ पे रखा गया अब बीच में, ठीक है, मान लो कोई जो पदार्थ रखा गया वो क्या है, अनुचुंबकीय नेचर का है, मान लो यहाँ पे रखा गया। अब जो ये वाली लाइंस जा रही थी ना, वो सीधे ना जाके इसकी तरफ थोड़ा सा ऐसे झुकाव करके चली गई, मतलब इसकी तरफ आकर्षित होने लगी। अब ये जा रही थी, इसको ऐसे करके चली गई काट के, है ना, बीच वाली तो सीधे जाएगी, ये वाली भी थोड़ा सा इधर झुक के चली गई, जो ये सीधे जानी थी सीधी ना जाके किधर जा गई, थोड़ा सा और घूम के इधर से जा रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चुंबकित हो जाती हैं, थोड़ा सा क्या हो जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो पदार्थ की तरफ चुंबकित हो जाती हैं। ठीक है, अट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ अगर यहीं पे रख दिया जाए, यहीं पे लौह चुंबकीय पदार्थ अगर रख दिया जाए बीच में, तो जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो बिल्कुल यहाँ पे आके जाएंगी। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांगली हो जाता है इन पे, ठीक है, कि एक भी लाइंस बाहर से जाने की कोशिश नहीं करेंगी, इनसे होके ही जाएंगी। तो आपको आई होप तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एबिलिटी। ठीक है, इसमें म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है, इसमें म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, और यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू 1 से
ज़्यादा ही होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिस्मत, तांबा, जल, नमक आदि। ठीक है, इतना तो कम से कम आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या ध्यान में रखना है, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब जिनके नाम में एम लास्ट में आता है वो कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लौह है तो लोहा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कोबाल्ट कर लो, ठीक है, और ठीक है एक्सेट्रा डालो। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डोमेन है। डोमेन कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक लाइन का, कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको पता है, आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है। तो डोमेन क्या है कि डोमेन एक ऐसी चीज है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अटैचमेंट होता है। ठीक है, मतलब एक कोई भी चीज, ये कोई शेप है या फिर कोई भी शेप ऐसे ऐसे करके है, ये क्या है, एक डोमेन है। एक डोमेन का मतलब इसमें असंख्य नंबर ऑफ परमाणु है। ठीक है, कितने होते हैं, लगभग 10 के घाते 21 परमाणु होते हैं जब किसी चीज में, तो वो हो जाता है डोमेन। क्या हो जाता है, डोमेन। तो डोमेन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं हैं तो एक मतलब इस इतनी डोमेन में इधर इधर जा रही हैं सब, ठीक है ना, सारी की सारी इधर जा रही हैं। ठीक है, कुछ में इतनी दूर में इधर जा रही हैं चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ मान लो आ रही हैं, इसमें जितनी भी हैं। ठीक है, मान लो ये इधर जा रही हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये मान लो ऊपर की ओर जा रही हैं ऐसे। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें 10 के घाते 21 लगभग, ये है लगभग, हाँ, लगभग 10 के घाते 21 परमाणु इकट्ठित हों, एक जगह हों, उसे ही बोला जाता है डोमेन। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे मैं पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, और ये परमानेंट एक एक छोटे एक एक डोमेन है, इसमें कई डोमेन है, 1 2 3 4 5 डोमेन है, मान लो इसमें 4 डोमेन है, तो एक डोमेन में कितने परमाणु हो सकते हैं, बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक इस मैग्नेटिक सर्किट वाले में, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में हम करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के जो छोटे छोटे टर्म्स थे उनको मैं डिफरेंशिएट करके अलग अलग करके कंपैरिजन करा देता हूँ, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा वो चीज़। कैसे करना है उसको देखिए। इधर मैग्नेटिक सर्किट, इधर क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या है, रिलक्टेंस। क्या है, जो हिंदी में बोलते हो ना प्रतिअष्टम्भता, प्रति अष्टम्भ, जिसको आप अंग्रेजी में रिलक्टेंस बोलते हो। ठीक है, रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था L/μA। यहाँ पे इसी को प्रतिरोध बोलते थे, जो इसमें प्रतिअष्टम्भ था, उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध था। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, ρL/A। ठीक है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था, MMF/फ्लक्स। ठीक है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला था EMF/करंट। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो मात्रक था वो क्या था, एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, इसका जो मात्रक था ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, इसका दूसरा भी मात्रक था, क्या था, प्रति हेनरी। ठीक है, इतना तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं
दूसरे पॉइंट में ये समझो कि जो यहाँ पे एमएमएफ होता है वही इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है वही इसमें क्या होता है, करंट होता है, धारा होती है, जो इसमें रिलक्टेंस होता है वही उसमें रिएक्टेंस रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऐसे दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या होती है, प्रवेश्यता होती है। ठीक है, जो प्रवेश्यता होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 1 प्रतिष्ठम होती है। वैसे उसमें क्या होती है, उसमें क्या होती है, कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, कंडक्ट 1 रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो चालकता। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप जितने भी चीज़ें हैं एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। बाकी चीज़ें जो मिलती रहेंगी मैं आपको उसी समय आगे बताते चलूँगा। आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से मिलेंगी मैग्नेटिक सर्किट के। ठीक है, आगे डीसी और एसी में। ठीक है, तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट। ठीक है, फंडामेंटल एसी सर्किट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।